रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। सरकार अपनी उपलब्धियां जनता तक पहुंचा रही है, वहीं जो विरोधी पार्टियां हैं वो लगातार सरकार पर हमला बोल रही हैं। कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुलिसकर्मियों की ग्रेड पे में कटौती के विरोध में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार पर राज्य के पुलिसकर्मियों का शोषण करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। राजेश रस्तोगी ने कहा कि लक्सर, लंढौरा, मंगलौर, रुड़की और हरिद्वार होते हुए देहरादून तक प्रदर्शन किया जाएगा और राज्यपाल को ज्ञापन देकर पुलिसकर्मियों को पुराने ग्रेड पे पर बहाल करने की मांग कांग्रेस के द्वारा की गई है। तो कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही है। इससे पहले कांग्रेस का प्रदर्शन हमने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर देखा था। अब जो पुलिसकर्मियों की ग्रेड पे में कटौती है उसका मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और जो पूरा मामला है उस पर सियासी रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद जो सियासत की डगर है वो कौन सी करवट बदलती है। अब यात्रा कांग्रेस सेवा दल ने चलाई है। राज्य प्रभारी जो देवेंद्र यादव जी हैं उनके निर्देश पर चली है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी उनके आह्वान पर चली है। राज्य प्रभारी देवेंद्र यादव जी ने गवर्नर के साथ लिखा पढ़ी भी की है और ये कुमाऊं मंडल के काशीपुर से शुरू हुई है। आज आपके मंगलोर में है, रात्रि विश्राम इसका मुनिकी रेती पौड़ी गढ़वाल में होगा और कल 1 बजे महामहिम राज्यपाल को कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में महामहिम जी से मुलाकात होगी और इन पुलिसकर्मियों का जो पुराना ग्रेड पे है उसको बहाल करने की चर्चा होगी। अब यात्रा देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का हल्लाबोल लगातार जारी है। लगातार जो तीर्थ पुरोहित हैं वो देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच तीर्थ पुरोहितों ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को खरी खोटी सुनाई है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों को कांग्रेसी कह दिया था, जिसके बाद तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने राज्य में बीजेपी की बुरी स्थिति के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को जिम्मेदार ठहराया है। तो लगातार तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और जो तीर्थ पुरोहित हैं उनका गुस्सा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान के बाद 7वें आसमान पर पहुंच गया। लगातार जो तीर्थ पुरोहित हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर उत्तराखंड में बीजेपी की दुर्दशा हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और तीर्थ पुरोहितों के बीच में देवस्थानम बोर्ड को लेकर के जो तकरार है वो कहां पर जाकर खत्म होती है। क्या सरकार की तरफ से तीर्थ पुरोहितों की बात मानी जाती है या फिर जो आंदोलन तीर्थ पुरोहितों का है वो लगातार ऐसे ही जारी रहेगा या फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है। देवस्थानम बोर्ड में जो सदस्य आए, नामित हुए, हमारे समाजों के बीच में जिन्होंने विभीषणों की भूमिकाएं निभाई, जयचंदों की भूमिकाएं जो व्यक्ति निभा रहे हैं, कल परसों तक वो हमारे साथ नारे लगा रहे थे, आज इनको सदस्य बना के कौन से नियम पलट गए हैं वो पहले हमको बताएं। देवस्थानम बोर्ड के जो सदस्यों के जो नियम बने हुए हैं, पहले से जो नियमावली इनकी बनी हुई है कि सीओ जो है पुजारियों की नियुक्ति करेगा। जय गंगा मैया। जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो कल बयान जारी किया है कि जो जितने भी पुरोहित हैं वो सब कांग्रेस वाले हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ उनका मानसिक संतुलन हो चुका है, वो शायद पगला चुके हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं भी मंडल में पदाधिकारी रह चुका हूँ, मैं उपाध्यक्ष रह चुका हूँ मंडल में, अभी भी मैं पदाधिकारी हूँ। हम पार्टी से जुड़े हुए हैं। कौन एक भी तीर्थ पुरोहित को बता दे कि कौन कांग्रेस वाला है, जितने हैं सब भाजपा वाले हैं और ये जो है हम ही सरकार को जो है बदनाम करना चाहते हैं, उनको गिराना चाहते हैं। मैं त्रिवेंद्र रावत जी को अभी यहाँ से चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो अपने वक्तव्य को वापस लें और इस बोर्ड को तुरंत खत्म करने के लिए वो मुख्यमंत्री जी को बोलें और इस बोर्ड को तुरंत खत्म करें। आज हम गंगोत्री के तीर्थ पुरोहित, आज हमारा ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसको आज ठीक 36वां दिन पूरा हो गया और होने जा रहा है। और मैं माननीय त्रिवेंद्र सिंह जी के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं
मुझे लगता है कि इन्हें या तो अनुभव की कमी है, या फिर ये क्या सोच के ऐसा बोल रहे हैं कि किसी को विशेष पार्टी का आदमी ठहरा कि ये कांग्रेस का है, ये सपा का, ये बसपा का है। मेरी बात अगर त्रिवेंद्र जी आप सुन रहे हो, मैं कट्टर आरएसएस का आदमी हूँ। मैंने 100 आरएसएस के लड़कों को जोड़ा है और मैंने कई सालों पहले से शाखा चलाता था। अब स्वास्थ्य कमज़ोर है, उसका रीज़न अलग है। लेकिन आप हमें अगर कांग्रेसी बता रहे हैं तो ये आपकी भूल है। और मुझे लग रहा है कि आप इस भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल आप रसातल में ले जाने के पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्यों कि आप किसी व्यक्ति विशेष को कांग्रेसी ठहराने वाले आप नहीं कुछ होते हैं। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। लगातार जो सियासी पार्टियां हैं वो भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। कहा जा रहा है कि सशक्त भू कानून अगर लागू नहीं किया गया तो जो बाहरी लोग हैं वो उत्तराखंड की संस्कृति को खत्म कर देंगे। तो तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं। इस बीच उत्तराखंड विधानसभा के उपाध्यक्ष और अल्मोड़ा विधायक रघुनाथ सिंह चौहान ने जिला प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल पेटसाल गांव में 102 नाली जमीन बिना राज्य सरकार की इजाजत के बाहरी व्यक्ति को बेचने का आरोप लगा है। विधानसभा उपाध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने उस इलाके में 12 किलोमीटर की रोड स्वीकृत की थी, लेकिन जमीन पर बाहरी व्यक्ति ने तारबाड़ कर दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले में जांच की मांग की है। पर्व का अपना अलग ही महत्व है और रेला पर्व आज सुबह से सभी जगह वृक्षारोपण किया जा रहा है। और वृक्षारोपण करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। और पीछे कोरोना महामारी में सभी ने देख लिया कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है और ऑक्सीजन की कितनी कमी रही और कैसे लोग ऑक्सीजन के लिए मारामारी हुई और कई लोगों की जान भी गई है। तो लोग इसका महत्व समझ चुके हैं। जब तक किसी चीज़ का महत्व ना समझे लोग वो काम नहीं करते। तो आज लोगों में पेड़ लगाने का, मैं स्वयं 5-6 जगह पेड़ लगा कर आ रहा हूँ और सभी को यही मैंने कहा है कि आप लोग पेड़ लगाएं और उसके मेंटेनेंस भी करें और जब तक वो बड़ा मजबूत ना हो उसकी देखभाल करें। रुड़की में पुलिस प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। दरअसल बदमाशों पर नकेल कसने के लिए तमाम तरह की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है ताकि जो बदमाश हैं वो किसी भी तरह की आपराधिक वारदात को अंजाम ना दे पाएं। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान भले ही देश भर में लॉकडाउन लगा दिया गया हो, लेकिन जैसे जैसे कोरोना का ग्राफ कम हुआ है, पाबंदियों का पहरा भी कम होने लगा है। कोरोना का ग्राफ घटते ही अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लगातार कोविड कर्फ्यू में छूट दिए जाने के बाद व्यवस्थाएं तो पटरी पर लौटने लगी हैं, लेकिन दूसरी ओर जो बदमाश हैं वो भी सक्रिय हो गए हैं। यही वजह है कि रुड़की में आपराधिक वारदातों के ग्राफ में उछाल देखने को मिला है। पुलिस ने अधिकांश वारदातों का खुलासा कर दिया है, लेकिन कानून व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। एसएसपी हरिद्वार से जब मामले को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि अनलॉक में आपराधिक वारदातें बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है, लेकिन बदमाशों पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। उत्तराखंड के नारसन समेत सभी बॉर्डर पर आने जाने वाले गुप्त रास्तों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही पुलिस फोर्स भी बढ़ाई जाएगी ताकि जिले में होने वाली आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके। तो पुलिस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। बदमाश किसी भी तरह की आपराधिक वारदातों को अंजाम ना दे सके, इसके लिए पुलिस ने कमर कस ली है। लगातार पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा एसएसपी साहब ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी बॉर्डर इलाके हैं उनके अलावा गुप्त रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि मॉनिटरिंग होती रहे। और अगर मॉनिटरिंग होती रहेगी तो अगर बदमाश किसी भी तरह की आपराधिक वारदात को अंजाम देते हैं तो उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। दरअसल जब कोरोना का ग्राफ कम हुआ है, ऐसे में आपराधिक वारदातें बढ़ी हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन की चिंता जायज है। और आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। लगातार कई वारदातों का खुलासा भी किया जा रहा है, लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन दूसरी ओर ये भी सच्चाई है कि अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ा है और अब इस पर अंकुश लगाना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ये जो आप जो है जो अनलॉकडाउन होने के बाद जो है जो इंटरस्टेट मूवमेंट का जो है कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो पर्यटक जो है जो भी इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहे हैं
जो हमारा जो सरकार का नियम है कोविड गाइडलाइंस का जो है पालन करते हुए पोर्टल में रजिस्टर करना और RT-PCR 72 घंटे के पहले करना, उस नियम को फॉलो करके आ रहे हैं जो पर्यटक जो आ रहे हैं। लेकिन इस टाइप का गलत काम के लिए आ रहे हैं, वो किसी अन्य माध्यम से जो है किस प्रकार का रूट लेके किसी चोर रास्ते से या जो है किसी प्रकार का आके अंतर घटना का अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अभी जो है हम इन सबको चेकिंग का अभियान भी हम जारी रख रहे हैं। ये जो उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है, जिसके बाद हरिद्वार पुलिस प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था को बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि हर साल बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री हरिद्वार जल लेने के लिए आते हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था को किस तरह से बनाए रखना है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से संजीदगी बरतता हुआ नजर आ रहा है। एसएसपी ने रोशनाबाद पुलिस लाइन में जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में बॉर्डर पर कांवड़ियों को रोकने की रणनीति पर चर्चा की गई और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। दरअसल सरकार ने लोगों की जान की सुरक्षा के मद्देनजर कांवड़ यात्रा रद्द करने का आदेश दिया है। कांवड़ यात्रा के दौरान हर साल देश के कोने कोने से लोग जल लेने के लिए हरिद्वार आते हैं। सरकार के फैसले के मद्देनजर हरिद्वार पुलिस चौकस नजर आ रही है, तो पुलिस प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है। विशेषज्ञ तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में सरकार ने लोगों की जान को प्राथमिकता देते हुए कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला लिया है। लेकिन सरकार ने तो फैसला दे दिया है, अब जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, क्योंकि जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उसका पालन पुलिस प्रशासन को करवाना है। अगर कांवड़िए जल लेने के लिए हरिद्वार आते हैं तो उन्हें बॉर्डर पर किस तरह से रोकना है, ये काम पुलिस प्रशासन का है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस किस रणनीति के तहत जो फोर्स है उसका डिप्लॉयमेंट करती है, या फिर किस तरह से बॉर्डर इलाकों पर सुरक्षा चाक चौबंद की जाती है, क्योंकि कानून व्यवस्था को बनाए रखना यहां पर पहली प्राथमिकता होगी। कल हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कांवड़ मेले का प्रतिबंध करने का निर्णय लिया गया है। उस संदर्भ में जो है हमारा आदरणीय DG महोदय द्वारा जो है कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखा है। उसमें फोर्स के बारे में और अन्य व्यवस्था जो हमें करना चाहिए, उस वजह से जो है प्रतिबंध को जो है सफल तरीके से हम निस्तारित कर सकें, उसके बारे में एक विषय है। उसी संबंध में जो है आज हमने सभी SPs, हमारा सर्कल ऑफिसर्स और स्टेशन ऑफिसर के साथ हम एक मीटिंग आयोजित करी। उसी पॉइंटों में हमने चर्चा करी और उसमें किस प्रकार का एक्शन हमें लेना है ताकि लोगों को बीच में पहुंच के संदेश को हम पहुंचा सकते हैं कि अभी कोरोना जो विश्व महामारी का दौरान जो है कांवड़ मेला में आना उचित नहीं है, ये प्रतिबंधित है करके उसके लिए प्रचार कैसा करना, उसी बारे में हमने योजना बनाई। कल तो हरिद्वार पुलिस कोरोना गाइडलाइंस को लेकर एक्टिव नजर आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, इसको लेकर लगातार बैठकों का सिलसिला भी लगातार जारी है। ईद उल अजहा की नमाज को लेकर जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो लगातार सतर्कता बरते हुए है। उत्तराखंड में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बहादुराबाद में भी पुलिस चौकन्नी नजर आ रही है। रानीपुर कोतवाली इलाके के गढ़मीरपुर गांव में पुलिस ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। बैठक में ईद उल अजहा की नमाज और अन्य धार्मिक परंपराओं के लिए जारी गाइडलाइंस को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस ने लोगों को बताया कि इस बार भी ईदगाह के मौके पर मस्जिदों में केवल 5-5 लोग नमाज अदा करेंगे, बाकी लोग अपने घरों में रहकर ईद उल अजहा की नमाज अदा करेंगे। दरअसल हरिद्वार पुलिस प्रशासन कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर जारी गाइडलाइंस को लेकर सतर्कता बरत रहा है, जिसको लेकर हरिद्वार SSP ने सभी थाना चौकियों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक कर कोरोना गाइडलाइंस की जानकारी दें। मीटिंग रखी गई थी राजपुर में, या बकरा ईद के संबंध में रखी गई थी, और जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसी के पालन करवाने के संबंध में रखी गई थी। और हम सभी को जैसे पूर्व में ही हम सबको जानकारी है कि जैसे कि नमाज पढ़ते हैं तो कोरोना को ध्यान में रखते हुए ही उसका पालन किया जाए, और जो भी 5 आदमी की जो भी सरकार के दिशा निर्देश है उसी के अनुरूप शासन प्रशासन का हमें सहयोग करना है। और हम सबकी यही इच्छा है कि हम अपने गांव में जो भी बकरा ईद को जो भी अपना वो करते हैं उस सब का भी अपना पालन करो और अपने भाई गाँव में पूरी पंचमी में भाईचारा बनाए।
चंपावत के टनकपुर में वार्ड नंबर 6 के लोग परेशान हैं और प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। दरअसल ये लोग उपचुनाव की मांग कर रहे हैं। जो सभासद चुना गया था उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा दिए हुए करीब 1 साल हो गया है, जिसके बाद ये जो लोग हैं वो सभासद विहीन हो गए हैं और जो आम दिक्कतें हैं उन दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। तो टनकपुर में वार्ड नंबर 6 के लोग उपचुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने मामले को लेकर डीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और खाली पड़ी सभासद सीट पर उपचुनाव की मांग की है। बता दें कि 2018 में टनकपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष समेत सभी वार्ड सदस्यों के चुनाव हुए थे। वार्ड नंबर 6 से दीपक वेलवाल सभासद चुने गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उन्होंने करीब साल भर पहले इस्तीफा दे दिया था। सभासद होने के कारण लोगों को उस वक्त जब वो पद पर मौजूद थे तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन सभासद ना होने की वजह से लोगों को प्रमाण पत्र और वार्ड की समस्याओं के समाधान के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा लोग अब उपचुनाव की मांग कर रहे हैं। वार्ड वासियों की बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, सफाई अभियान नहीं चल रहा है, तमाम तरह की महामारी का दौर चल रहा है। हमारे वार्ड के विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि हमारे जो वार्ड सभासद थे जो निर्वाचित पूरे भारी बहुमत से वार्ड वासियों ने जिताया था, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। ऐसा ज्ञात हुआ कि ये हमारी सीट जो वार्ड नंबर 6 कर्मचारी कॉलोनी की ये सीट रिक्त हो गई थी। तो आज हम सारे लोगों ने जो वार्ड के बुद्धिजीवी लोग हैं और जो विकास को लेकर के चिंतित हैं, वार्ड के पिछड़ेपन को लेकर के तमाम लोगों को जो दिक्कत आ रही है उनको लेकर के आज ये तहसील में आकर माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भेजा गया है। उधम सिंह नगर में दिव्यांग परेशान हैं। परेशान इस वजह से हैं क्योंकि उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही है। साथ ही जो दिव्यांग हैं उन्होंने पटवारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। पटवारियों पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। दिव्यांगों का कहना है कि पिछले 6 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। दिव्यांगों ने पटवारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए पटवारी की रिपोर्ट जरूरी होती है, लेकिन जब भी दिव्यांग तहसील जाते हैं तो पटवारी उन्हें परेशान करते हैं। एसडीएम ने दिव्यांगों को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई पटवारी उन्हें परेशान करता है तो पटवारी के खिलाफ शिकायत करें। शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संवेदनशील मामला मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी हमारे स्पेशली एबल्ड लोग जो हैं, अगर उनके पेंशन के मामले में अगर किसी भी तरीके से उनको असुविधा फेस करनी पड़ रही है या बैंक के बहुत बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं या समाज कल्याण अधिकारी के ऑफिस के बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक विषय है हम लोगों के लिए। इसको मेरी तरफ से बहुत ही सख्त तरीके से बैंक को भी और जो हमारे समाज कल्याण अधिकारी हैं उनको भी आदेशित कर दिया जाएगा कि इनके जितने भी प्रकरण हैं उनको बहुत ही सेंसिटिवली लिया जाए और जल्द से जल्द इनका निस्तारण किया जाए ताकि इनको कोई भी परेशानी ना झेलनी पड़े। संवेदनशील मामला में काशीपुर की सड़कों पर आवारा जानवर दिखना कोई नई बात नहीं है। अब इन जानवरों ने सड़कों पर कब्जा जमा रखा है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों को आवारा जानवरों से निजात दिलाने के लिए निजी संस्था और पुलिस ने पहल की है, जिसके तहत इन जानवरों को रेडियम बेल्ट पहनाई जा रही है। रेडियम बेल्ट अंधेरे में रोशनी पड़ते ही चमक उठती है, जिससे वाहन चालक सावधान हो जाते हैं। वहीं दुर्घटना में घायल जानवरों के इलाज के लिए एसडीएम ने टीम बना दी है। एक्चुअली ये उधम सिंह नगर पुलिस और ख्वाहिश एनजीओ द्वारा जॉइंट प्रोजेक्ट लिया है, जिसमें एक्सीडेंट से दुर्घटनाओं से हम लोग बस मानवीय मृत्यु या दुर्घटनाएं काउंट करते हैं। कोई गाय या जो हमारे आवारा घूमने वाले कुत्ते हैं उन पे ध्यान दिया नहीं जाता। तो एक आइडिया आई कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ये घटनाएं रात के समय पे हो रही है। जब ये घटनाओं करने वाले ड्राइवरों से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि इनके कलर काला या ब्राउन होने के कारण वो कभी रात में दिखाई नहीं देते हैं। तो इसी का चलते हुए एक नया प्रोजेक्ट सामने आया, जिसमें हम रिफ्लेक्टिव कॉलर जो रेडियम से बने हुए हैं वो हमने बना के अब काशीपुर शहर में जितने भी आवारा गाय घूम रही है उनको हम ये पहनाएंगे, ताकि दूर से ही जो भी कभी ये गाय या अन्य जानवर कोई रास्ते पे है तो ड्राइवर इसको पहचान दे और दुर्घटना से बचे।
इससे पशु की होने वाली मृत्यु में भी कमी हो जाएगी और चालक को भी सुरक्षा का। क्या कहते गाय है, भैंस है, इनके लिए क्या कहते जो हमारा गांधी आश्रम है उनसे हम लोगों ने मीटिंग भी बाकायदा की हुई है। अभी ऐसा है जितने भी हमारे गौ संरक्षण की यहाँ पे टीम बनी हुई है, कुछ NGOs भी हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, उन सभी के साथ एक हम लोगों ने टीम गठित की है। जब भी ऐसी कोई प्रकरण आती है, कोई भी आवारा पशु है जो अगर वो घायल पाया जाता है सड़क पे, तत्काल वहाँ पे हमारी टीम पहुँचती है, उसको गांधी आश्रम हम ले जाते हैं और जो हमारे वेटनरी ऑफिसर हैं उनके द्वारा भी उसको ट्रीट किया जाता है। और रही बात हमारे एक्सीडेंट्स की, तो आपको जानकारी के लिए बता दूँ, ख्वाहिश NGO है जो बहुत अच्छा काम कर रही है इस एरिया में, और जो हमारा पुलिस प्रशासन है उन दोनों ने मिल के जो हमारे रेड रेडियम टेप्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि उन सभी क्या कहते हैं आवारा पशु को लगा दिए गए हैं। तो इन केस अगर कोई भी बहुत स्पीड में कोई ट्रक आता है या गाड़ी आती है तो उनको ज़रूर दिख जाए और जो क्या कहते हैं घटना हो सकती है उससे रोका जाए। मंगलौर कोतवाली में तैनात सिपाही की सड़क हादसे में मौत हो गई है। आपको बता दें कि मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिपाही की पहचान धीर सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक सिपाही रात की ड्यूटी पूरी कर अपने आवास पर सिडकुल लौट रहा था। इसी दौरान एक ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। ये मंगलौर थाने में तैनात एक कांस्टेबल धीर सिंह जो आज रात की शिफ्ट ख़त्म करके जा रहा था, उस रास्ते में खड़े एक ईंट के जो ट्रक है उस पर एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु हो गई है और उसमें जो भी आवश्यक लीगल कार्रवाई है वो उसके हमारे द्वारा की जाए। सर, ये कांस्टेबल कितने समय पहले यहाँ पर आए थे और ये कहाँ के रहने वाले थे? उसमें इसकी तैनाती हुई थी, सिटी क्षेत्र में पहले तैनात थे, अभी ये मंगलौर थाने में तैनात। ये मंगलौर थाने में। स्टेट उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।